जुजुत्सु काइसेन के नए चैप्टर के लीक्स आ चुके हैं और इसमें हमें सभी कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं। साथ ही में यूटा जो कि अपनी बॉडी में है और हिगुरुमा जो कि जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है मे के साथ जो कि एक कैंडी शॉप में है जहाँ पे एक ओल्ड लेडी है। फिर सीन स्विच होता है और हमें माकी और बाकी सब देखने मिलते हैं और यहाँ पे माकी यूटा से गुस्सा है और मेकुमी यहाँ कहता है कि वो अभी भी हेजी फील कर रहा है जो कि शायद इनफाइनाइट वॉइड की वजह से है और वो सभी से माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन माकी कहती है इसे बाद में के लिए बचा के रखो क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर कुसुकाबे ये कहता है कि ये सब गोजो से शुरू हुआ है जिसने यूजी की लाइफ बचाई थी जब उसे डेथ सेंटेंस मिला था, और वो कहता है कि जब यूजी को डेथ पेनल्टी मिली थी तो वो उसके फेवर में था और वो सिर्फ प्रिंसिपल याका के वजह से यहाँ पे है और वो उन्हें अपनी एज के हिसाब से एक्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि बड़े लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर यूजी पूछता है कि यूटा के अपने बॉडी में वापस आने का रीजन क्या है, जिस पे यूटा यह जवाब देता है कि ये सब रीका के वजह से हुआ है। जब यूटा ने केंजाकू के टेक्निक की मदद से गोजो की बॉडी में गया था और रीका उसके साथ नहीं गई तो उसे लगा था उनके बीच का कनेक्शन टूट गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल रीका यूटा की बॉडी को रिपेयर कर रही थी और शोको अपनी आरसीटी के मदद से उसकी बॉडी को हील कर रही थी। और जैसे ही केंजाकू की टेक्निक अपनी लिमिट पे पहुंची तो रीका फिर से यूटा के बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाती है और यूटा अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। और कुसुकाबे ये कहता है कि केंजाकू शायद एक से ज्यादा कर्स टेक्निक का यूज करता था और साथ ही में किसी बैरियर टेक्निक का भी। फिर माकी ये कहती है कि हम ये बैटल इजीली जीत सकते थे अगर मैंने केंजाकू पे अटैक किया होता और हिगुरुमा ने इनुमाके की वॉइस टेक्निक का यूज किया होता अपने एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड के साथ। लेकिन टोडो ये कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो माकी को अपनी बूगी वूगी कर्स टेक्निक के साथ बचा नहीं पाता क्योंकि माकी के पास कोई भी कर्स्ट एनर्जी नहीं है और बूगी वूगी सिर्फ कर्स्ट एनर्जी वाली चीज़ों पे ही असर करता है। और यूटा और रीका ज़रूरी थे उन कर्स स्पिरिट के रैम्पेज को रोकने के लिए जो केंजाकू के मरने के बाद आए थे। फिर पांडा ये कहता है कि इनुमाके के कर्स स्पीच ने बिल्कुल सही काम किया। फिर वहाँ पे हिगुरुमा आता है जो कहता है कि सुकुना बस उसके साथ खेल रहा था वरना वो आज जिंदा नहीं होता, और वो कहता है कि कर्स्ट वर्ड के जो टेक्निक है उसको काउंटर करना इजी है और उसी ने ये सजेस्ट किया था कि इस टेक्निक का इस्तेमाल वो लोग यूटा के डोमेन में करेंगे जहां बाहर का कोई इंटरफेरेंस ना हो। फिर कुसुकाबे कहता है कि ये कमाल की बात है कि हिगुरुमा ने ये बैटल सरवाइव कर लिया है क्योंकि सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं उसे एक सॉर्सरर बने। लेकिन माकी ये कहती है कि अगर मिगेल और लड़ू अगर वहाँ शुरुआत से होते तो चीज़ें शायद अलग हो सकती थी, जिस पे सभी लोग एग्री करते हैं। लेकिन यूटा उन्हें समझाते हुए कहता है कि उन दोनों ने यहाँ पे आने से मना कर दिया था। फिर यूजी ये मेंशन करता है कि जो गॉन्टलेट वो यूज़ कर रहा था वो यूटा का ही कर्स टूल था और उसी की वजह से सुकुना दूसरी बार अपने डोमेन का यूज़ नहीं कर पाया। और हकारी ये कहता है कि सिर्फ यूटा और रीका के वजह से ही वो लोग सुकुना पे एक सरप्राइज अटैक कर पाए थे और सक्सेसफुली उराउमे को सुकुना से अलग कर पाए थे। फिर टोडो ये कहता है कि उसे ब्लेम करना चाहिए क्योंकि वो यूजी और चोसो को सुकुना के डोमेन से बाहर नहीं ला पाया। टोडो ये कहता है कि सुकुना की कर्स टेक्निक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उसके डोमेन के सेंटर में, जिसकी वजह से वो यूजी और चोसो की कर्स टेक्निक को कैप्चर नहीं कर पाया। फिर माकी ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं यूटा पे ब्लेम कर रही हूँ क्योंकि वो खुद सुकुना के 2 ब्लैक फ्लैश से हिट हुई थी। फिर मीबा ये कहती है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जब वो माकी को सेव करने जाती तो टोडो की टेक्निक सिर्फ उससे ही बचा पाती। फिर मोमो ये माफ़ी मांगती है क्योंकि वो इस बैटल में कुछ भी नहीं कर पाई। फिर हकारी ये कहता है कि वो सुकुना से फाइट करना चाहता था लेकिन उराउमे इतना स्ट्रांग था कि उसे मौका ही नहीं मिला। फिर उयुई ये कहता है कि इस बैटल का एमवीपी वो है, लेकिन किरारा उसे काउंटर करती है और कहती है कि उयुई ने उसे बीच बैटल में ही छोड़ दिया था, जिस पे वो कहता है कि वो बस बहुत भारी है। फिर कुसुकाबे ये कहता है कि मे के पास सबसे इजी हिस्सा था, जिस पे उयुई कहता है कि मे ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छी तरह निभाया है अपने न्यू शैडो स्टाइल के साथ। फिर मे ये कहती है कि उसकी लाइफ को मनी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते और जिस चीज़ को वो मनी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकती उसके लिए वो रिस्क नहीं लेना चाहती। फिर हकारी न्यू शैडो स्टाइल टेक्निक के बारे में पूछता है, जिस पे कुसुकाबे ये कहता है कि सिंपल डोमेन के बाइंडिंग वाव का ट्रेडिशन ओरिजिनली मास्टरमाइंड सादात्सुना ने शुरू किया था
ताकि वो इस टेक्निक को लीक होने से बचा सके। फिर मे कुसुकाबे से ये कहती है कि जनरेशन के पास होने के साथ ही न्यू शैडो स्टाइल ने अपना पब्लिक यूटिलिटी खो दिया है और सिंपल डोमेन बस एक ट्रेड सीक्रेट बन गया है। फिर मे और कुसुकाबे ये एक्सप्लेन करते हैं कि न्यू शैडो स्टाइल के स्टूडेंट्स एक डिप्लॉयमेंट ऑर्डर फॉलो करते हैं और वो इसे इनकार नहीं कर सकते। और एक र्यूमर भी है कि न्यू शैडो स्टाइल के जो हेड है वो न्यू शैडो स्टाइल के स्टूडेंट्स की लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर मे ये कहती है कि NSS को इसलिए बनाया गया है ताकि किसी को पता न लगे कि उसका हेड कौन है, इसीलिए र्यूमर्स सच भी हो सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो लोग अपने स्टूडेंट्स की लाइफ स्पैन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। जिस पे कुसुकाबे ये ऐड करता है कि NSS के हेड के मरने के बाद उनके एक सीनियर डिसाइपल उनका जगह लेता है। फिर कुसुकाबे ये कहता है कि NSS का जो बाइंडिंग वाव है उसे सिर्फ NSS का हेड ही हटा सकता है और वो किसी को भी नहीं जानता जिसे NSS के हेड के बारे में जानकारी हो। फिर कुसुकाबे ये रिवील करता है कि एक्चुअली में वही NSS का हेड है और वो कहता है कि सिंपल डोमेन के बाइंडिंग वाव का अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसने लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। फिर मेमे ये कहती है कि वो चाहती है कि उई फ्यूचर में NSS का हेड बने ताकि वो NSS के स्टूडेंट से मंथली फीस ले सके, और वो मजाक में ही कहती है कि कर्सेज अब सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। फिर सीन स्विच होता है और हमें मे और उस एल्डरली वुमेन को दिखाया जाता है। दरअसल मे यहाँ पे उस एल्डरली वुमेन की जान लेने आई है क्योंकि वो NSS की हेड थी। फिर वो बूढ़ी औरत मे से पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पे वो जवाब देती है कि उसे उसने बताया है जिसे इन सब के बारे में पता है। और वो बूढ़ी औरत ये समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बस मास्टर टेंगेन है। और मे ये कहती है कि NSS इक्वली पावरफुल हो चुका है उन 3 बड़े क्लैंस के जैसे, और वो ये भी कहती है कि सिंपल डोमेन की वजह से बहुत सारे सॉर्सरर्स की जान बच सकती थी अगर उसे मोनोपोलाइज नहीं किया गया होता। और वो कहती है कि जेनिन क्लैन के एनाहिलेशन के बाद पामो और गोजो फैमिली इस बैटल में आएंगे, और यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। और मेरे से पूछा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट था समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।